Hello students, welcome to this video lecture on water withdrawals and uses. In this lecture, we shall discuss water requirements of crops. Water requirement of crops. The term water requirement of crop means the total quantity and the way in which a crop requires water from the time it is sown to the time it is harvested. So water requirement of a crop का मतलब क्या हुआ? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जो किसी भी फसल की पानी की ज़रूरत है, टोटल ज़रूरत कितनी होगी? वो टोटल क्वांटिटी जब से उसको बीजा जाए और जब उसकी कटाई हो, उस पीरियड के दौरान जितना भी पानी उसको चाहिए वो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट मानी जाएगी. डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स. बहुत बिल्कुल ये सही है, समझ में आता है कि अलग अलग फसलों की अलग अलग पानी की ज़रूरत होगी. एंड द सेम क्रॉप मे हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम कंट्री. और जो एक ही चाहो तो जैसे वीट है, एक ही फसल हो लेकिन उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कंट्री के अलग जैसे भारत हुआ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट निकलेगी. वो क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन द क्लाइमेट्स, टाइप ऑफ सॉइल मेथड्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूजफुल रेनफॉल. एक्चुअली हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है ये डिपेंड किस पे करता है. सो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेरिएशन, क्लाइमेट हर जगह का एक जैसा नहीं रहेगा, सॉइल टाइप से एक जैसी नहीं है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन एक जैसे नहीं है, रेनफॉल जो है हर जगह पे एक जैसी यूनिफॉर्म नहीं है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है होते हैं उसी फसल को, उसी क्रॉप को अलग एरिया में अलग उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बना देंगे. तो कुछ और टर्म्स, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड. द टाइम पीरियड दैट elapses फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड. किसी भी क्रॉप का क्रॉप पीरियड होता है, ये होता है टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल. कब से लेके कब तक? जब से उसको बीजा और जब उसकी हार्वेस्टिंग हुई, कटाई हुई, उस दौरान, उस समय को उस क्रॉप का क्रॉप पीरियड बोला जाएगा. दूसरी टर्म क्या है? लेट्स सी. दूसरी टर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं? बेस पीरियड और बेस ऑफ द क्रॉप. ये क्या होता है? ये होता है टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग to its last watering before harvesting is called base period or the base of the crop. base period हुआ टाइम इंटरवल. किसमें से? जब उसकी फर्स्ट वाटरिंग हुई. फर्स्ट वाटरिंग कब होती है? उसकी बीजने के बाद में, जो सबसे पहली वाटरिंग हुई. और लास्ट वाटरिंग कब होगी? जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी, उससे प्रीवियस, उससे पहले जो लास्ट वाटरिंग हुई थी. इन दोनों वाटरिंग के बीच का जो समय, टाइम इंटरवल होगा, समय का अंतराल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस पीरियड. तो दोनों में हमने दो पीरियड किए, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड. तो क्रॉप पीरियड बड़ा होगा या बेस पीरियड? सो ऑब्वियसली जो क्रॉप पीरियड होता है वो ओवरऑल टाइम हुआ, तो उसका सबसेट बनेगा ये बेस पीरियड. लेकिन क्या कह रहा है ये? क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड. थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्रॉप पीरियड बेस पीरियड से, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर टेकन एज वन एंड द सेम थिंग एंड जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेज. लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए, प्लानिंग के लिए दोनों को जो है वो सेम मान लेते हैं और इनको बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को डेज में डिनोट किया जाता है. ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ अ क्रॉप. देखते हैं किसी क्रॉप की ड्यूटी से क्या मतलब है, डेल्टा से क्या मतलब है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेल्टा ऑफ ए क्रॉप. Each crop requires a certain amount of water after a certain fixed interval of time throughout its period of growth. हर एक जो फसल होती है, जब उसको बीजा जाता है और उससे काटने से पहले उसको बीच बीच में पानी की ज़रूरत होती है. पानी की ज़रूरत होती है. जब उसके पत्ते सूखने लगते हैं तो उसको वाटरिंग करनी पड़ती है. फिर थोड़ी देर बाद, कुछ समय के अंतराल में फिर पत्ते सूखने लगते हैं तो फिर दोबारा से वाटरिंग करनी होती है. तो ऐसे कुछ अंतराल में हम लोग इसको पानी देते रहते हैं फसल को.
द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एवरी टाइम जनरली वेरीज फ्रॉम 5 to 10 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप, क्लाइमेट एंड सॉइल। सो टाइप ऑफ क्रॉप क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, उस पर निर्भर होते हुए ये जो हर बार जब हम पानी देंगे उसकी जो डेप्थ है वो अंदाजन जो 5 से 10 सेंटीमीटर तक उसकी डेप्थ रहती है खेत में। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सच कंसेक्टिव वाटरिंग्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और रोटेशन पीरियड। तो उस फसल का रोटेशन पीरियड या फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के कितने समय के बाद में हमें बार बार वाटरिंग करनी पड़ रही है। तो अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन रहेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और रोटेशन पीरियड एक ही बात रहेगी। द रोटेशन पीरियड में वेरी बिटवीन 6 to 15 days फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। अलग अलग फसलों की 6 से 15 दिन में कोई भी जो है रोटेशन पीरियड अमूमन होता है। द समेशन ऑफ द टोटल वाटर डेप्थ सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ will evidently represent the total quantity of water required by the crop for its full-fledged nourishment। मतलब क्या हुआ, हर बार हम वाटरिंग करेंगे, जितनी बार वाटरिंग की हर बार कितने सेंटीमीटर उसमें पानी हर वाटरिंग में कितनी उसकी डेप्थ थी वाटर की, अगर इन सबको टोटल कर दिया जाए तो एक सिंगल फिगर आ जाएगी कि इस क्रॉप को अपनी फुल फ्लेज्ड नॉरिशमेंट के लिए इतने टोटल सेंटीमीटर जो है पानी चाहिए। एक बार 5 सेंटीमीटर हुआ, एक बार 6 सेंटीमीटर हुआ, एक बार 5.5 हुआ, एक बार 7 सेंटीमीटर हुआ। तो जितनी बार वाटरिंग की टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग का हम लोग सम कर देंगे कि हर बार कितनी हुई, तो टोटल उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब जो हमने टोटल किया है उसका क्या बना, दिस टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप फॉर इट्स फुल फ्लैश्ड ग्रोथ, फुल ग्रोथ मेच्योरिटी may be expressed in hectare meter or in million cubic meters or simply as a depth to which water would stand on the irrigated area if the total quantity supplied were to stand above the surface without percolation or evaporation। अगर हुआ क्या, टोटल क्वांटिटी क्या हुई, अगर मतलब मान लो कि परकुलेशन और इवेपोरेशन बिल्कुल नहीं हो रही, ना पानी जमीन में जा रहा है ना उड़ रहा है, तो वो टोटल पानी जो वहां पे खड़ा हो जाएगा टोटल सम्मेशन, ठीक है। इसको हम लोग हेक्टेयर मीटर में या मिलियन क्यूबिक मीटर्स में या डेप्थ में किसी में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको इस टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, अगर इसको हम लोग डेप्थ में रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट मैच्योर टोटल नॉरिशमेंट, तो इसको इफ दिस टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड बाय दिस टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप टू कम टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड डेल्टा। तो ये टोटल डेप्थ होती है जो सम कर दिया अगर सारी हमने जो इंडिविजुअली वाटरिंग्स की थी, तो देन दिस टोटल डेप्थ इज कॉल्ड डेल्टा ऑफ द क्रॉप। और इसको डिनोट कैसे करते हैं डेल्टा को, जो रोमन लेटर होता है डेल्टा, जो उसकी नोटेशन होती है उसी नोटेशन में डेल्टा में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। So just for reference, डेल्टा फॉर सर्टेन क्रॉप्स जो पॉपुलर क्रॉप्स है, शुगर कैन की डेल्टा कितनी होती है टोटल 120 सेंटीमीटर और 48 इंच। सिमिलरली फॉर वेजिटेबल्स यूजुअली इट इज 45 सेंटीमीटर और 18 इंच, फॉर पीस इट इज 15 सेंटीमीटर और 6 इंच, सिमिलरली फॉर अदर क्रॉप्स। Duty of water. The duty of water is the relationship between the volume of water and the area of the crop it matures. Duty of water. Delta of a crop, duty of a water. Duty of water means कि हमारे पास जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल है मान लो, तो वो इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना एरिया मैच्योर कर सकता है, फुल नॉरिशमेंट दे सकता है। तो ये उस वाटर की उस फसल के लिए ड्यूटी हो गई।
वाटर की किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ड्यूटी का मतलब कि इतनी क्वांटिटी, इतना एरिया इस क्रॉप के लिए सफिशिएंट रहेगा. It may be defined as the number of hectares of land irrigated for full growth of a given crop by supply of 1 cubic meter per second of water continuously during the entire base period of that crop. ये डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन को हमें देखना पड़ेगा. बेस पीरियड क्या कह रहा है ये? ड्यूटी ऑफ वाटर किसी क्रॉप की क्या होगी? अगर किसी क्रॉप का बेस पीरियड बी है, बी नंबर ऑफ डेज, मान लो से 46 डेज है, तो अगर 46 डेज के लिए हम लोग वाटर सप्लाई करें 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड कॉन्टिन्यूसली, तो इतनी सप्लाई कितने एरिया के लिए सफिशिएंट रहेगी इस क्रॉप के लिए, तो उसको उस क्रॉप वाटर की ड्यूटी माना जाएगा. नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेटेड, अगर हम लोग सप्लाई 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड 45 डेज के लिए करें किसी क्रॉप के लिए, तो उस क्रॉप के लिए 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड जो सप्लाई है टोटल फॉर बी डेज, जो उसका बेस पीरियड है, वो कितने एरिया के लिए, लैंड एरिया के लिए सफिशिएंट रहेगी. तो वो लैंड एरिया जो है उस वाटर का जो है वो ड्यूटी बन जाएगी उस क्रॉप की. एग्जाम्पल दी है, समझने की कोशिश करें. इफ वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड रन्स कॉन्टिन्यूसली फॉर बी डेज, बी डेज मान लो 45 डेज उसके है. अगर 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड 45 डेज, जब मैंने 46 डेज कहा था, से 46 डेज, अगर 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड 46 डेज के लिए चलता है एंड मैच्योर 200 हेक्टेयर्स, अगर 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मैच्योर होती है उस क्रॉप की इतने पानी से, तो ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप विल बी 200 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक टू द बेस ऑफ बी डेज. सीधी सी बात हुई, उस क्रॉप की बी बेस के लिए 200 हेक्टेयर जो है पानी की जो है ड्यूटी हो गई. इस ड्यूटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट्स रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल डी. कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग. फैक्टर्स ऑन विच ड्यूटी डिपेंड्स. ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे ड्यूटी जो है ऑफ वाटर डिपेंड करती है? ड्यूटी ऑफ इरिगेशन या ड्यूटी ऑफ वाटर. टाइप ऑफ क्रॉप, ऑब्वियसली अगर क्रॉप ज्यादा पानी लेगी तो ड्यूटी कम हो जाएगी, अगर कम पानी पीती है मान लो तो वो ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी. डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेंस ड्यूटीज फॉर देम आर डिफरेंट. A crop requiring more water will have less flourishing acreage for the same supply of water as compared to that requiring less water. Hence, the duty will be less for a crop requiring more water and vice versa. जो क्रॉप ज़्यादा पानी मांगती है उसके लिए उसकी ड्यूटी वाटर इरिगेशन की कम हो जाएगी. अगर उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो उसकी ड्यूटी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी. Climate and season. Duty includes the water lost in evaporation and percolation. These losses will vary with the season. ड्यूटी क्या थी कि जो हमने पानी टोटल सप्लाई करना है, मतलब कितने पानी में कितना एरिया जो है हो सकता है, कितने पानी से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर से कितना एरिया इरिगेट हो पाएगा. अगर इस पानी में जितना पानी हमारे पास है अगर उसमें कुछ लॉसेस है तो वो लॉस तो हो ही गया, पानी इफेक्टिव वाटर अवेलेबल कम हो जाएगा, तो कम एरिया जो है इरिगेट होगा, मींस के ड्यूटी ऑफ इरिगेशन कम हो जाएगी. अगर उस वहां पे उस एरिया में इवेपोरेशन और पर्कुलेशन लॉसेज हैं तो अब देखते हैं. द ड्यूटी वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सेम सीजन. द फिगर्स फॉर ड्यूटीज विच आर जनरली देयर एवरेज वैल्यूज. ओके, तो उसकी इवेपोरेशन पर्कुलेशन से मैंने जैसे बताया कि ड्यूटी जो है कम हो जाएगी. तो
अगर जी एवेपोरेशन और परकोलेशन किस पे डिपेंड करता है? सीजन टू सीजन। किसी सीजन में एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, डिपेंडिंग अपॉन द से हीट एनवायरनमेंट हॉट है या कोल्ड एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है। एंड आल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सेम सीजन, एक ही सीजन में जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली इवेपोरेशन वेरी करता है। द फिगर्स ऑफ ड्यूटीज विच आर जनरली एक्सप्रेस आर देयर एवरेज वैल्यू। तो ऐसे क्योंकि सीजन टू सीजन और विद इन सीजन वेरिएशन रहती है, तो जो भी ड्यूटी या डेल्टा हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज होती है उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड को हम डिनोट कर रहे हैं। यूजफुल factors on which duty depends। तो ड्यूटी द थर्ड पॉइंट इज ऑन विच द ड्यूटी डिपेंड्स, इट्स यूजफुल रेनफॉल। अगर हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, उससे कितना एरिया इरिगेट हो पाएगा? अगर इन द मीन टाइम यूजफुल रेनफॉल अवेलेबल है तो उसका बेनिफिट हो गया, मीन्स ज़्यादा एरिया हम लोग इरिगेट कर पाएंगे, मीन्स कि ड्यूटी ऑफ इरिगेशन, ड्यूटी ऑफ वाटर बढ़ जाएगी। लेट्स सी, if some of the rain falling directly over the irrigated land is useful for the growth of the crop, then so much less irrigation water will be required to mature the crop। जहाँ पानी कम चाहिए होगा, जब जितना पानी अवेलेबल है उससे एक्रेज जहाँ एरिया इरिगेटेड बढ़ जाएगा। More the useful rainfall, less will be the requirement of the irrigation water and hence more will be the duty of the irrigation water। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि जितनी यूजफुल रेनफॉल अवेलेबल होगी उतनी जो है ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर बढ़ जाएगी। सो द फोर्थ पॉइंट ऑन विच ड्यूटी डिपेंड्स इज टाइप ऑफ द सॉइल। वो कैसे? If the permeability of the soil under the irrigated crop is high, the water lost due to the percolation will be more and hence the duty will be less। अगर soil structure ऐसा है कि उसकी permeability ज़्यादा है तो water losses ज़्यादा हो गए, water loss ज़्यादा हो गए तो area irrigated will be less for the same amount of water। So that means सीधे by definition duty will be less। Therefore, for sandy soils where the permeability is more, the duty of water will be less। सैंडी सॉइल के लिए ड्यूटी ऑफ वाटर जो है वो कम होती है, कम होगी। फिफ्थ पॉइंट ऑन विच ड्यूटी डिपेंड्स, एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड। अब पानी कितना चाहिए इरिगेशन के लिए, ये डिपेंड करेगा कि आपने कल्टीवेशन मेथड कौन सा अप्लाई किया है, कौन सा यूज किया है। If the cultivation method, including the tillage and irrigation, is faulty and less efficient, resulting in the wastage of water, the duty of water will naturally be less। अगर cultivation method faulty है, उसमें कमियां हैं, efficient नहीं है, old fashioned है, तो उसमें wastage of water बहुत ज़्यादा रहेगी। wastage of water है तो obviously जो duty of water, irrigation water जो है कम हो जाएगी। इंक्लूडिंग टिलेज एंड इरिगेशन, टिलेज प्लोइंग एंड सोइंग वो जो होता है वो टिलेज है। इफ द इरिगेशन वाटर इज यूज्ड इकोनॉमिकली, अगर कंजूसी के साथ, बहुत ध्यान के साथ, संयम के साथ पानी यूज किया जाएगा, दैट द ड्यूटी ऑफ वाटर विल इंप्रूव एज द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वुड बी एबल टू इरिगेट मोर एरिया इकोनॉमिकली, देन द ड्यूटी ऑफ द वाटर विल इंप्रूव एज द वाटर वुड बी एबल टू इरिगेट मोर एरिया। सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमिकली अच्छे ढंग से पानी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एरिया हम लोग इरिगेट कर पाएंगे। ज़्यादा एरिया इरिगेट करेंगे मीन्स के जो ड्यूटी ऑफ वाटर है वो बढ़ जाएगी। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग एन एफिशिएंट कैनाल इरिगेशन सिस्टम। सो जो नॉलेज है ड्यूटी ऑफ वाटर, उससे हम लोग एक एफिशिएंट कैनाल इरिगेशन सिस्टम किसी एरिया के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कैसे, देखते हैं मतलब क्या हुआ बात का। नोइंग टोटल अवेलेबल वाटर एट द हेड ऑफ मेन कैनाल एंड द ओवरऑल ड्यूटी फॉर ऑल द क्रॉप्स रिक्वायर्ड टू बी इरिगेटेड इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर
द एरिया विच कैन बी इरीगेटेड कैन बी वर्कड आउट। दोबारा से करते हैं। नोइंग टोटल अवेलेबल वाटर, हमारे पास पानी कितना है एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, मतलब जहाँ से हमने हेडवर्क्स किए हैं, जहाँ से पानी हमने रिलीज करना है, उसके आगे इरिगेशन सिस्टम है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास पानी टोटल कितना है, एंड ओवरऑल ड्यूटी ऑफ ऑल द क्रॉप्स रिक्वायर्ड, और कितना एरिया हमारी कंसिडरेशन में आ रहा है कि इस एरिया को हमें इरिगेशन वाटर अब प्रोवाइड करना है। और अब उस irrigated in different season of the year, the area which can be irrigated can be worked out। जिस एरिया में हमें इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करना है उस एरिया की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स उसकी वाटर जो ड्यूटी क्या है, उससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना एरिया हम लोग इससे कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं। Inversely, if we know the crops area required to be irrigated and their duties, we can work out the discharge required for designing the channel। जो पहले सही ढंग से बात नहीं बनी थी, इसको रिवर्सली हम लोग देखते हैं। रिवर्सली कैसे? क्रॉप एरिया रिक्वायर्ड टू बी इरिगेटेड, हमारे पास कितना एरिया है जिसको हमने इरिगेट करना है, और उस एरिया में वाटर ड्यूटी क्या है, मतलब उन क्रॉप्स को कितना पानी चाहिए इरिगेट करने के लिए। तो इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी कि टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स के जितना एरिया अंडर कंसीडरेशन है, हेड पे हमें कितना पानी रिलीज करना है ताकि सेटिस्फैक्टरली जो रिक्वायर्ड है वाटर फॉर इरिगेशन वो हम लोग सप्लाई कर पाए। तो दिस वाज द देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। सो मेजर्स फॉर इंप्रूविंग ड्यूटी ऑफ वाटर। अब जो पानी तो सबको पता ही है, पानी तो अर्थ पे जो है फ्रेश वाटर और इरिगेटेड वाटर वो तो कम होते ही जा रहा है। तो हम अब इस जो प्रॉब्लम है इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, या तो पानी और ज़्यादा मिले, अवेलेबल हो। अगर पानी हमारे पास जितना वाटर अवेलेबल है उसी में हमें इम्प्रूव करना है ड्यूटी ऑफ वाटर, ताकि हम लोग जितना अवेलेबल वाटर है उससे मैक्सिमम एरिया जो है इरिगेट कर पाए। कैसे इंप्रूव करेंगे ड्यूटी ऑफ वाटर? प्रिकॉशंस इन फील्ड प्रेपरेशंस एंड सोइंग। जो फील्ड में हम लोग क्या काम कर सकते हैं देखते हैं। लैंड टू बी यूज फॉर कल्टीवेशन शुड एज फार एज पॉसिबल बी लेवल्ड। जो हमारे खेत हैं जहाँ पे हमने क्रॉप्स को बीजना है, फसलों को, वो लेवल होना चाहिए, स्लोपिंग नहीं होना चाहिए। द फील्ड्स शुड बी प्रॉपरली प्लोड टू द रिक्वायर्ड डेप्थ। जैसे कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो भी रिकमेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपरली जोतना चाहिए, और जिस डेप्थ तक जो जोतना है तो उतना वो जरूर प्लोइंग होनी चाहिए सॉइल स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए, वाटर रिटेंशन के लिए। इम्प्रूव मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स में प्रेफरेबली भी अडॉप्टेड। तो उसका बेनिफिट रहेगा जो मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स हैं, ना कि पुराने स्टाइल से चलना चाहिए। नए कल्टीवेशन मेथड्स क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पोरस सॉइल शुड बी ट्रीटेड बिफोर सोइंग क्रॉप्स टू रिड्यूस सीपेज ऑफ वाटर। अगर हमारे फार्म्स की, हमारे खेतों की जो सॉइल है वो पोरस है तो उसमें पर्कुलेशन ज़्यादा होगी, तो उस वाटर की वेस्टेज को रोकने के लिए हमें उसको शुरू में थोड़ी ट्रीटमेंट करनी जरूरी पड़ सकती है, उसमें कुछ मिक्स करना पड़ सकता है। अल्कलाइन सॉइल शुड बी प्रॉपरली लीच्ड बिफोर सोइंग। अगर सॉइल अल्कलाइन है तो उसकी प्रॉपर लीचिंग जरूरी है फसलें बीजने से पहले। लीचिंग क्या होता है कि जो रिमूवल ऑफ द मिनरल्स कह लो आप, जो चीज़ इसमें चाहिए, रिमूवल ऑफ समथिंग बाय फ्लोइंग ऑफ लिक्विड, तो उसकी लीचिंग रिक्वायर हो सकती है। मैन्यूर फर्टिलाइजर्स शुड बी एडेड टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। प्लोइंग की हमने, और इसमें मैन्यूर फर्टिलाइजर्स भी ऐड करने बेनिफिशियल रहेंगे ताकि के पानी उसमें सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स शुड बी प्रिफर्ड एज दिस विल इंश्योर इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स
विद मिनिमम यूज ऑफ वाटर। हमारा अल्टीमेट एम जैसे कि रहता है कि क्रॉप यील्ड जो पैदावार मैक्सिमम रहे, तो मैक्सिमम पैदावार के लिए क्रॉप रोटेशन, हम आगे भी पढ़ेंगे, क्रॉप रोटेशन जो है बहुत बेनिफिशियल रहती है। तो गिवन टाइम में जो फसलों की मैक्सिमम पैदावार होने के लिए जो है फसलों को रोटेशन में बीजना बेनिफिशियल रहता है। प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग इरिगेशन सप्लाईज, पहले हमने इन फील्ड जो प्रिकॉशंस यूज करनी थी, अभी इरिगेशन सप्लाई में हम लोग क्या कर सकते हैं। इरिगेशन सप्लाई में द सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर शुड बी सिचुएटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स एंड शुड बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। इरिगेशन सप्लाई का एक एम क्या होना चाहिए कि जहां पे पानी इरिगेशन वाटर चाहिए हो, तो जो हमारा सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर है वो जितना नज़दीक हो हमारे इरिगेटेड एरिया के, तो उतना वो बेनिफिशियल होगा। और उसका जो पानी है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, सो क्वालिटी ऑफ जो वाटर है, इरिगेशन वाटर है, वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ वाटर। Canals carrying irrigation supplies should be lined to reduce seepage and evaporation, thereby reducing on-field requirement of water and consequently improving the duty of water. तो जो कैनाल्स है, जो पानी लेकर के सोर्स ऑफ हमारे जहाँ पे हमने स्टोर किया हुआ है, रिजर्वायर है, जहाँ पीछे से पानी आ रहा है, जो हमारा कैनाल सिस्टम है जो फर्दर हमारे इरिगेटेड लैंड्स को पानी फर्दर सप्लाई कर रहा है, जो हमारा इरिगेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है, उसका जो चैनल्स है, इरिगेशन चैनल्स है, कैनाल चैनल्स हैं, तो वो लाइंड होने चाहिए। लाइन मीन्स कि वो पक्के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? टू रिड्यूस सीपेज एंड इवेपोरेशन। ठीक है, तो अगर हमारा ये लॉस है, लॉस कम हो जाएगा, तो जितना पानी हमने सप्लाई किया उससे ज़्यादा एरिया, फार्म एरिया जो है, खेतों का क्षेत्रफल है, जो हम लोग ज़्यादा इरिगेट कर पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली इंप्रूविंग द ड्यूटी ऑफ वाटर। Water courses may preferably be lined or RCC pipes may be used for the same to reduce on-field requirement of water, thereby improving duty. So वही बात फिर दोबारा से कर रहा है कि जो वाटर कोर्सेज हैं वो लाइन होने चाहिए, या उसमें RCC पाइप्स ही यूज़ कर लो ताकि लॉसेज, इवेपोरेशन और सीपेज लॉसेज मिनिमाइज हो जाएं। ठीक, फ्री फ्लडिंग ऑफ फील्ड शुड बी अवॉइडेड। खेतों में फ्री फ्लडिंग नहीं करनी, पानी छोड़ दिया। क्या होना चाहिए? एंड फरो इरिगेशन मेथड में बी प्रेफरेबली बी अडॉप्टेड इफ सरफेस इरिगेशन इज रिसोर्टेड टू। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आती हैं, सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर मेथड वगैरह, माइक्रो मेथड्स। तो इसमें क्या है कि अगर हमें फ्री फ्लडिंग नहीं करनी है, अगर पानी छोड़ने भी है, हमें सरफेस इरिगेशन करनी भी है, तो हमें फरो इरिगेशन करनी चाहिए। Subsurface irrigation and drip irrigation may be preferred to ordinary surface irrigation. तो अगर हो सके तो सरफेस इरिगेशन से भी बेटर जो है सब सरफेस इरिगेशन मेथड्स जो हैं वो यूजफुल रहते हैं, तो उससे वाटर ड्यूटी बढ़ जाएगी। If canals are not lined, then two canals running side by side may be preferred to a single canal, as this will reduce the full supply level, thereby reducing percolation losses. अगर किन्हीं भी वजह से हम वाटर चैनल को, कैनाल चैनल को लाइनिंग उसकी नहीं कर पा रहे, उसको पक्का नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ही जगह पे दो कैनाल साइड बाय साइड हम लोग बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो फुल सप्लाई लेवल है वो कम हो जाएगा, तो उससे कम होने से जो साइड से पर्कुलेशन होती है वो कम हो जाएगी, तो ओवरऑल पर्कुलेशन लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इरिगेशन सप्लाईज should be economically used by proper control on its distribution, volumetric assessment, and by imparting proper education to the farmers. बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि इरिगेशन सप्लाईज को हमें इकोनॉमिकली यूज़ करना है, बिल्कुल भी फालतू में ना उसको जो है
डिस्ट्रीब्यूशन है फालतू में नहीं जानी चाहिए, उसके कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज का। और सबसे ज़्यादा जो एंड यूज़र है फार्मर्स, उनको एजुकेशन देने की, शिक्षा देने की ज़रूरत रहेगी कि कैसे वेस्टेज करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो हमें टू द पॉइंट ऑप्टिमल वाटर यूजेस होनी चाहिए होती है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।